हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि चैप्टर 2 आप देख रहे हो, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब एक दल का, क्योंकि हमारे भारत में बहुदलीय पार्टियां हैं, एक दल तो होता नहीं है। तो ये देखिए कि वो कौन सी पार्टी थी जिसका काफ़ी टाइम तक उसी का प्रभाव छाया रहा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम यही है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ। ठीक है ना। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतंत्र स्थापित करने में हमारे लीडरों को, नेताओं को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उस चैप्टर के माध्यम से हमने ये देखा था कि एकता के सूत्र में देश को बांधना, पहला पॉइंट हमारा उस चैप्टर में था, पिछले चैप्टर में, कि एकता के सूत्र में देश को बांधना था, लोकतंत्र कायम करना था, और सारे समाज का विकास कर पाना भी, ये भी बहुत बड़ी बात थी, और एकजुट स्थापित करना कि एकता के सूत्र में हम बांध पाए। तो उसी के अनुसार हम देखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापित करने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई। ये सब प्रॉब्लमें थी ही, और साथ में भी अलग अलग देशों में जो बड़े बड़े देश थे, मतलब कहने का मतलब जो शक्तिशाली थोड़े देश थे, वहाँ पे लोकतंत्र तो स्थापित था, लेकिन वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की बात हुई, तो कई अन्य देश के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को अपनाने का समय नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कहा गया कि भारत का क्षेत्र छोटा मोटा थोड़े ना है, बहुत बड़ा देश है, उसमें अलग अलग जाति, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग धर्म के लोग। तो ये दिक्कत थी लोकतंत्र अपनाने में। इन नेताओं ने यह दलील दी, राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे भारत के नेताओं ने ये दलील दी कि भाई हमें हमारी पहली मतलब आवश्यकता है कि हम क्या करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष प्रोत्साहन मिलेगा। और जो अदर देशों के जो लीडर थे, उन लोगों ने यही कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा तो मतभेद होगा, संघर्ष होगा, ना कि वो लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। फिर भी लोगों की राय थी, हमारे देश के नेताओं की राय थी कि स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। मतलब जुड़ाव तो ज़्यादातर लोकतंत्र स्थापित करें, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो भी हम लोकतंत्र के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर हम आज़ाद होंगे तो लोकतंत्र की ही स्थापना करेंगे। भारत के नेता लोकतंत्र के राजनीतिक की निर्णायक भूमिका को लेकर काफ़ी सचेत थे। वो काफ़ी टाइम से मतलब एक तरह से एक्टिव थे कि नहीं, हमें जब भी हमें आज़ादी मिलेगी तो हम लोकतंत्र को ही स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, उनके लिए राजनीति एक समस्या के रूप में नहीं थी, बल्कि उनके लिए राजनीति समस्या के समाधान का एक उपाय था। प्रत्येक समाज के लिए यह निर्णय ले पाना जरूरी होता था कि उसका शासन किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ये भारत के लिए भी जरूरी थी कि वहाँ यह भारत का पूरे एक क्षेत्र का शासन किस प्रकार हम चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोकतंत्र अगर स्थापित करते हैं और एकजुट कर पाते हैं तो लोकतंत्र ही ज़्यादातर क्या है, सक्सेस है। तो फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र की पहल तो कर दी गई, लेकिन उस पर आशंका भी थी, डर भी था कि प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फिर देखा गया कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, और इसी दिन इस पर हस्ताक्षर भी किया गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। हमने देखा कि 49 में तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, उस समय जब 1950 को लागू हो गया, उसके पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार चला रहा था। अंतरिम सरकार मतलब नेहरू जी के अंतर्गत। और जिस प्रकार कहा जाए कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, उसके पहले ब्रिटिश प्रशासन था, और ब्रिटिश प्रशासन ने अंतरिम सरकार के रूप में नेहरू जी को ये भारत का प्रशासन सौंपा। तो जब चुनाव के पहले किसी की सरकार बनती है या उसको लीडर का सौंप दिया जाता है, तो उस सरकार को कहेंगे अंतरिम सरकार। जैसे नेहरू जी का बिना चुनाव, जैसे जब हमें आज़ादी मिली उस समय चुनाव तो हुए नहीं थे, तो चुनाव के पहले जो उनको सरकार चलाने की अनुमति दी गई, मतलब मिला, तो उसे अंतरिम सरकार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं।
कि चुनाव आयोग कब बना। तो हम देखेंगे कि 1950 में चुनाव आयोग बना कि भारत में चुनाव किस प्रकार कराया जाए, किस प्रकार चुनाव होगा, क्षेत्रों का बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव किसके अंतर्गत कराया गया, तो सुकुमार सेन थे जिन्होंने उनके अंतर्गत में ये चुनाव कराया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के अंतर्गत हुआ था। और ये बात ये आ रही है कि मान लीजिए इसी के साथ लगे हम ये भी देख लें कि इस समय 2020 में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोरा, इस समय के करंट के 2020 के चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब इसमें आते हैं प्रथम चुनाव में क्या चुनौती सामने आई, प्रथम चुनाव कराने में क्या क्या प्रॉब्लम आई देश के सामने, लोगों के सामने, मतलब लोगों मतलब लीडर के सामने, चुनाव आयुक्त के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कि देश का आकार बहुत बड़ा था, जनसंख्या अधिक थी। भारत का आकार भी बड़ा है और भाई उसमें जनसंख्या तो पता ही है आपको, जनसंख्या। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव करना क्या था, कठिन था। इतने बड़े क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव करना क्या है, कठिन है। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन जरूरी था, मतलब एरिया डिवाइड करना बहुत ही जरूरी था कि किस एरिया में कितनी सीटें होंगी, कितने क्षेत्र रहेंगे, किसके अंडर में कितना। ठीक है, फिर आता है मतदाता सूची बनानी थी। भाई मतदाता सूची भी बनाना बहुत ज़रूरी था कि मान लीजिए अभी इस समय है कि 18 वर्ष के बाद जो वोटिंग दी तो उतने लोगों की जनगणना करो, फिर वो कौन कौन मतदाता सूची में आएगा, ये सब भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जब पहली मतदाता सूची आई तो उसमें 40 लाख महिला, जब पहली मतदाता सूची आई तो उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। अब उसमें 40 लाख महिलाएं बच गई। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, जैसे भी इस ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, अल्लाह की बेटी, अल्लाह की बेटी, फला की बीवी। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी लड़कियों के नाम नहीं थे, बहुत की औरतों की भाई उनकी बेटी थी, फिर उनकी शादी हो गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो उनके नाम दर्ज कराओ। तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लमें थी। ठीक है, अब देखिए उसमें आगे कहते हैं दोबारा सूची बनाना आसान काम नहीं था। फिर अब सबसे दोबारा सूची बनाई जाए, मतदाता सूची कि फिर से बना दिया जाए, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब देखिए मतदाता लोग कितने, 17 करोड़। विधायक को कितनी जरूरत है, 3200। ठीक है, लोकसभा सांसद 489, इतने सांसद है। साक्षर लोग कितने थे, सिर्फ ओनली 50% लोग थे। तो जैसा कि देखा आपने कि लोकसभा सांसद की जो सीटें थी वो कितनी थी, 489 तक। और जो साक्षरता थी कि कितने उस समय थी, ओनली 15% थी, सिर्फ 15% साक्षरता थी। और वह 3 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई थी उस समय। ये सब कार्य करने के लिए 3 लाख लोगों को, मतलब अधिकारियों को, ये चुनाव कर्मियों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस प्रकार चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो थी ये लोकतंत्र का बहुत कठिन घड़ी था, बहुत ही मुश्किल घड़ी था। लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही बरकरार था, ये लोगों की सोच थी, लीडरों की सोच थी कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही हो सकता है। और गरीब देशों में जैसे देखा जाए उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, तो उतने बड़े क्षेत्र में करा पाना क्या था, बहुत ही मुश्किल था। उस समय यूरोप के बहुत से ऐसे देश थे जहाँ महिलाओं को मताधिकार नहीं प्राप्त था, वही महिलाएं वोट नहीं करती थी। लेकिन भारत में पहली बार चुनाव होना था और उसमें सार्वभौमिक चुनाव था कि मतलब सभी लोगों को चुनने का अधिकार है, मतलब चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी को। तो ये दिक्कत थी, ये चीज़ें सुनकर लोगों को, विदेश के लोगों को लगता था, दूसरे दूसरे देशों के लोग का, ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और इन लोगों ने सभी को एक साथ सार्वभौमिक चुनाव के लिए मताधिकार पर का, तो इस पे लोगों ने क्या किया, नेहरू जी की आलोचना भी करना शुरू किया। जैसा कि मैंने अभी बोला भी, नेहरू जी ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया जिसके लिए उनकी आलोचना हुई। हिंदुस्तानी संपादक, उन्होंने क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा किसको, इस सार्वभौमिक मताधिकार को, कि ये जो चुनाव कराया जा रहा है यह एक जुए से कहीं कम नहीं है, पता नहीं क्या होगा। फिर क्या गया, ऑर्गेनाइजर पत्रिका में ये लिखा गया कि नेहरू अपने जीते जी भी देख लेंगे
सार्वभौम मताधिकार का असफल रहना, मतलब उस पत्रिका में कहा गया कि मतलब सफलता नहीं मिलेगी, ये जीते जी देख लेंगे, एक बहुत बड़ा हार। फिर कहा गया है आपको कि इसी संबंध में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के अंग्रेज ने क्या कहा, लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी, मतलब बिना मतलब का ये काम किया जा रहा है, इतने अनपढ़ लोगों के साथ मताधिकार, इसका कोई औचित्य नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देश का पहला चुनाव 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चला। ये चुनाव काफ़ी टाइम तक लंबा खींचिए, 6 महीने तक चला ये चुनाव। चुनाव अभियान मतगणना ने 6 मंथ लगे, मतलब वो चुनाव कराने में आपको पूरे 6 मंथ लगे, और चाहे बेशक 6 मंथ लगे, लेकिन किसकी जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई। और ये जो लोकतंत्र का मतलब चुनाव देखा जाए, मतदान जो किया गया वो काफ़ी क्या रहा, सक्सेस रहा। तो लिखा है, सफल मतदान देकर आलोचकों का मुंह बंद हो गया, इसकी सफलता ने इतिहास में मील का पत्थर साबित होकर दिखाया। मतलब ये इतना बढ़िया से हो पाया कि लोगों के मुंह क्या हो गए, जो लोग आलोचना कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमारी हेडिंग है बुक के अकॉर्डिंग, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो उसमें हम देखेंगे कांग्रेस ने किस प्रकार अपनी सत्ता अपने हाथ में ली, उनका प्रभुत्व किस प्रकार कायम रहा। ठीक है, तो लिखा है, फर्स्ट चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों में से 364 कांग्रेस ने जीती, मतलब बम्पर वोट से कहा जाए तो जीता, तो बम्पर वोट से कांग्रेस ने हर जगह आगे आई। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट लेकर सेकेंड स्थान पर आई, दूसरे नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आई। इसी के साथ विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस जीती, मतलब लोकसभा का तो चुनाव में जीता ही जीता, और विधानसभा के चुनाव मतलब राज्यों में भी जो चुनाव हुए वहाँ ज़्यादातर कांग्रेस ही हर जगह जीत दर्ज की। लेकिन त्रावणकोर मतलब केरल में, मद्रास में, उड़ीसा में, बाद में इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, मतलब शुरू में नहीं बन पाई, बाद में बनी, शुरू में जीत दर्ज नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में इन क्षेत्रों में सरकार बनी। और उस समय ऐसा एक केरल ऐसा क्षेत्र था जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई, और 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और 126 में से 60 सीटें मिली किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को, और 5 अलग से समर्थन मिला, तो उसने अपनी सरकार बना ली, और यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल करके यहाँ की सरकार गिरा दिया, मतलब एक तरह से कहा जाए 356 क्या है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, और कोई ना कोई अंकुश लगा के इनकी पार्टी को क्या किया गया, गिरा दिया गया। अब हम आते हैं कि पार्टियों के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है और क्या इनके संस्थापक कौन है, किस प्रकार ये विकसित हुई। तो पार्टियों के बारे में देखते हैं, और पहला पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, इसको देखें टॉपिक में। इनके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, और स्थापना हुई थी 1948 में। विचारधारा की क्या थी, मतलब इनकी सोच क्या थी इन लोगों की, इस पार्टी वालों की, यह समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर विश्वास रखते थे इस पार्टी के लोग। यह कहते थे कि कांग्रेस पूंजीपति की पार्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जमींदारों का पक्ष लेती है, मतलब जो कांग्रेस है वो जमींदारों का पक्ष लेती है, किसानों की उपेक्षा करती है, मतलब किसानों का ध्यान नहीं देती है। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, फिर उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कई भाग में उसका नाम क्या होता रहा, चेंज होता रहा। मुख्य लीडर कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी थे।
इसमें मेन हम देखेंगे आगे चल के चैप्टर में इस सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण को, फिर देखेंगे राम मनोहर लोहिया को। इनके नाम कई बार आएंगे आपको इस सोशलिस्ट पार्टी में लीडर के रूप में, काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता के रूप में। अब आते हैं भारतीय जनसंघ के बारे में, कि भारतीय जनसंघ जो आपका अभी कहा जाए कि बीजेपी है जो करंट में, इसी से बनी हुई थी ये पार्टी, यहीं से निकली है। ठीक है, इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। आरएसएस हिंदू महासभा इसी पार्टी का नाम है। फिर है इसकी विचारधारा क्या थी? एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति, अंग्रेजी हटाकर हिंदी राजभाषा, इनकी मांग थी। भारत पाक को एक करके अखंड भारत बनाना, इनकी राय ये थी, अखंड भारत बनाना। मुख्य नेता कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, बलराज मधोक थे। और आपको जैसा कि पता है कि बीजेपी की जड़ें यहीं से निकली है भाई। बीजेपी की पार्टी अभी जो करंट में है मोदी की, वो यहीं की पार्टी, यही पार्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के दशक में साम्यवाद समूह उभरे। यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे ये पार्टी। चूँकि ये कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से अभी भी है, और आपका ये क्या बोलते हैं बंगाल वगैरह, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में है, कलकत्ता साइड में। तो यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे और 1935 तक कांग्रेस में रहे और 1941 में अलग हो गए। मतलब ये दो भागों में डिवाइड हो गए। मतलब कांग्रेस में कांग्रेस में 1935 तक कांग्रेस में रहे ये, और फिर बाद में ये अलग एक पार्टी बन गई 1941 में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये फेमस हुई। अब देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या थी, मतलब इन लोगों की सोच क्या थी, इन लीडरों की। 1947 में सच्ची आज़ादी नहीं मिली थी इन्हें, यह हिंसक राजनीति को अपनाना था इनका, मतलब हिंसक राजनीति को इन लोगों ने अपना लिया था। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को इन लोगों ने क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। सेना ने कम्युनिस्टों का संघर्ष चला, सेना से कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट पार्टी का सेना से क्या रहा, काफ़ी टाइम तक संघर्ष चला। बाद में हिंसक राजनीति छोड़ दी। समर्थन है आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के लोगों ने क्या किया था? समर्थन किया था। यह 1964 में क्या हो गई? दो भागों में डिवाइड हो गई, और एक बनी सीपीआई सोवियत संघ, और एक बनी आपका सीपीआई मार्क्सवादी। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे सीपीआई के, सोवियत संघ सीपीआई के एस.ए. डेंगा, ईएमएस नंबूरीपाद और पीसी जोशी, और आपके सीपीआई मार्क्सवादी के थे अजय घोष। अब हम आते हैं स्वतंत्र पार्टी। इनकी इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1959 में। संस्थापक थे सी गोपालचारी। विचारधारा इस पार्टी की क्या थी? सरकार का अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप, मतलब गवर्नमेंट बार बार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समृद्धि आएगी, इंडिविजुअल स्वतंत्रता से, फ्रीडम से समृद्धि आएगी, विकास होगा। सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया इस पार्टी वालों ने, कि सरकार बार बार विरोध ना करे। गुटनिरपेक्षता की नीति का भी इन लोगों ने विरोध किया था, और सोवियत संघ का भी विरोध किया था। गुटनिरपेक्षता का भी और सोवियत संघ का भी इन लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। अमेरिका के दोस्ती के पक्षधर थे, मतलब ये लोग कहा जाए कि साम्यवादों को अपनाना नहीं चाहते थे और पूंजीवाद को ये अपनाने में पक्षधर में थे। जमींदार राजे महाराजे ज़्यादा इस पार्टी से क्या हुए? आकर्षित हुए। मुख्य नेता इनके कौन थे? सी गोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी। तो ये कुछ पार्टियों के बारे में आप जाने आज, और अगर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ लोगे। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाय।